ये इंसान एक गुफा के अंदर 27 घंटे तक उल्टे शरीर दबा रहा और इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यूअर आते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर लोगों का दिमाग हिल जाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि यह कहानी सुनकर अच्छे से अच्छे लोगों को डर लगने लगता है। यह है द मोस्ट अनयूजुअल एंड मोस्ट टेरिफाइंग डेथ इन केविंग हिस्ट्री। यह है नट्टी पट्टी केव की कहानी। 24 नवंबर 2009 के दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन एडवर्ड नाम का 26 साल का लड़का, जो कि अपनी जॉब से सीधा छुट्टी लेकर अपने घर यूटा में पहुंचा और वहां जाकर जब वह फैमिली से मिला तो सभी फैमिली वालों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना वो इस वेकेशन को कुछ अच्छे तरीके से मनाए, और फिर वह नट्टी पट्टी केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। और यह प्लान उनके लाइफ का सबसे खौफनाक डिसीजन होने वाला था। तो सभी घर वालों का प्लान यह होता है कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहां जो होने वाला था ये कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। हालांकि जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत केविंग का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। केव में एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफी चैलेंजिंग है, जैसे कि बर्थ कैनल कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहां एक्सपीरियंस केवर भी अपने बॉडी को स्क्विच कर निकाल नहीं पाते हैं। किसी के हिप्स और शोल्डर वहां फंस जाया करते और जितना भी वो कोशिश कर ले नहीं निकलते, और उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती। और इसी वजह से इस केव को सालों पहले बंद भी कर दिया गया था और ये नट्टी पट्टी केव मार्च 2009 में ही रीओपन हुई थी, कुछ नए रूल्स के साथ। रूल्स ये थे कि केव के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहां के अथॉरिटी से परमिट लेनी होगी, और केवर के हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी था। जॉन और उसका 13 साल का छोटा भाई जॉस दोनों एक्सपीरियंस केवर थे, तो इसे अंदर जाने की परमिट मिल जाती है। और फिर सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच थी, और वह सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुसते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर होता है तो पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर जॉन और जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग बर्थ कैनल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। ये इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं, और यह माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है, और अगर इसे क्रॉस कर गए तो एंड में एक और लंबा टाइट पैसेज आएगा, और अगर उसे भी क्रॉस कर गए तो एंड में एक छोटी सी थोड़ी सी रूम मिलेगी जहां आपको टर्न होने का मौका मिलेगा, और फिर वहां से आप टर्न होके वापस आ सकते हो। हालांकि ये इतना टाइट है कि इसमें एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस, जो इसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्थ कैनल मिल जाती है और वो दोनों बर्थ कैनल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती ये होती है कि जॉन और जॉस जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कैनल की रूट थी ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअली में गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टान डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता था। अपने शोल्डर, अपने कमर एंड दोनों अपने पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव करता है। और जॉन अब कॉर्क स्क्रू के रूट में आ चुका था, और जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होते जा रहा था, और अब तक वो वापस भी मुड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो पैसेज एक्चुअली में बहुत ज्यादा टाइट था। इसे लग रहा था वो बर्थ कैनल में है, और इसके अकॉर्डिंग जैसे इसे पता था कि एंडिंग में एक स्मॉल रूम आएगी और टर्न होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है। और यही जगह थी जहां चीजें और बिगड़ जाती है, और अब तक वो कॉर्क स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्क स्क्रू एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटे और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ती थी, और सिर्फ कुछ ही लोग अपने स्किल की मदद से इसे क्रॉस कर पाते हैं, और वहां से केवर को रॉक लेस्ट से शार्प 90 डिग्री बेंड होना होता है। लेफ्ट की साइड अब तक जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न हो चुके थे, और इसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंचते हैं। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क यही कॉर्क स्क्रू सेक्शन में अटक गया था, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और वेट 63 केजी था, और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लगे थे। जॉन भी यही एग्जैक्ट स्पॉट पर था, जबकि इसकी हाइट 6 फीट थी और वेट 90 केजी था यहाँ पर।
इसे अपने बॉडी को टर्न करके वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी कम स्पेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी लेज एरिया की तरफ खुद को स्क्विच करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि ये एरिया टाइट था, तो जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनल की सबसे टाइट जगह से, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी और वहां इसे टर्न होने का मौका मिलेगा। और वो अपने स्टमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ता जाता है। वो डॉन ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब जमीन से एग्जैक्ट नीचे की ओर। जॉन को पता नहीं था वो कहां पहुंच चुका है। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग जरूर मिलेगी, और फिर वह तभी स्पीड में नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है और अपने भाई की ओर कहता है, जॉस तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। अपने कंधे के सहारे इसे आगे बढ़ना जरूरी था बाहर निकलने के लिए। और तब जॉन को अपने हेडलैम्प से एक होल की ग्लिम्स दिखाई देती है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है। लेकिन जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डालता है, और एग्जैक्टली वो जिस टनल में जा रहा था वो अननोन थी, और अब वो वहां पहुंच चुका था। और वो टनल और भी टाइट था और वह स्पेस बहुत कम थी। और जैसा कि उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन आगे रास्ता बंद था। ये पूरे केव के पैसेज की एंडिंग थी। इस जगह की स्पेस 18x1 इंच थी, मतलब कि एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। वो कंप्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर और करीब 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ भी था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, बट दिस होल वॉज एग्जॉस्टिंग। इसके एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसे हुए थे और दूसरा हाथ इसके चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था। वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि इसके सारे मेहनत के बावजूद भी वो मूव नहीं कर सकता, और इसके पैर भी होल के सबसे स्मॉल साइड में फंसे हुए थे। वो जॉस को दोबारा चिल्लाता है, जबकि जॉस इसके पीछे ही था कॉर्क स्क्रू पाथ पर। लेकिन वो अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता, बल्कि वो अपने फीट को आगे करता है और फिर अपने सर को पीछे रखता है ताकि वो आगे से आसानी से रिटर्न हो सके। इसे जॉन की आवाज कंटिन्यू सुनाई दे रही थी, और फाइनली पहुंचता है वो उस जगह पर जहां वो देखता है कि जॉन एक होल में घुसा है और होल ने इसे पूरा निगल लिया है और उसकी सिर्फ 2 पैर ही दिख पा रही है। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने पैरों से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता और फिर ग्रिप छूट जाती और जॉन फिर वापस इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। और बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो पा रहा था, और इस सिचुएशन में दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जॉस को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी, और दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि जॉस बाहर जाएगा मदद लाने के लिए, और जॉन यहाँ अपनी पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। खैर, जॉस केव से बाहर आता है और सभी को इसकी जानकारी देता है और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जॉन अब साइड डाउन पोजीशन में था, और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना है कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से वो सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है, और फिर उसके बाद सारी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएगी और इसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है जिसका नाम था सूसी, और वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि वह अंदर जाकर अटक ना जाए। इसकी हाइट सिर्फ 5.3 फीट थी, जिससे सुशी को कॉर्क स्क्रू एरिया से क्रॉस करने में बहुत आसानी हो जाती है, और रात को 12:30 बजे जॉन से मिलती है। और अब तक जॉन को वहां फंसे हुए 9 घंटे हो चुके थे। फिर सुशी और उनकी यह बातचीत होती है। हाय जॉन, माय नेम इज सुशी, हाउ इट्स गोइंग? हाय सुशी, thank you for coming, but I really want to get out. Oh no worry John, you are going to be out of here. जॉन को यह प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वह तुरंत यहां से निकल जाएगा, लेकिन वह गलत था। सूसी ये देखकर समझ चुकी थी कि ये सिचुएशन जितनी बुरी दिख रही है, ये उससे ज्यादा बुरी है। सूसी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, जिससे वो इफेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती। सुसी सब कुछ कोशिश करती है जितना वो कर सकती थी, लेकिन वो भी 2 घंटों में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे भी यहां से बाहर जाना पड़ता है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये लिया जाता है कि वहां एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और एक मशीन से उसे खींचा जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क भी कॉर्क स्क्रू एरिया में अटक गया था,
तो उसे पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। इक्विपमेंट के सभी पीसेस को कॉर्क के दूसरी साइड ले जाने में घंटों लग रहे थे और टनल एक्सट्रीमली टाइट थी और सिर्फ छोटे टूल को ही अंदर ले जाया जा सकता था और असिस्ट करने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता था और उस पर्सन को कद में छोटा और फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी था ताकि अच्छे से क्रॉस कर पाए। ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल होने में घंटों तक टाइम लग रहा था और इसी दौरान केवल जॉन से बात करके जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश भी कर रहे थे। जॉन को वहां अटके हुए अब तक 12 घंटे हो चुके थे और वो अपनी पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में रखकर गुजारता है और साथ ही एक बॉडी की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है ऐसे पोजीशन में रहने के लिए और वो उस लिमिटेशन को भी पार कर चुका था। उसका 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था, उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी होने लगी थी और धीरे धीरे इसके सांसें रुक रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से ये काम एग्रेसिव हो रहा था। इसके लेग्स काम करना बंद हो गए थे। रेस्क्यूअर और जॉन के फैमिली के लिए जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे और ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर भी एग्जॉस्ट हो रहे थे। रेस्क्यूअर को पता था कि जब वो चाहे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यही चीज जॉन की किस्मत में नहीं थी। वह परेशान था और अपने चेस्ट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था जिससे वह सांस ले सके और वहां हवा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम हो रहा। और अब इतना टाइम बीतने के बाद जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड से जॉन की वाइफ इमली उससे बात करती है और जॉन को इनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि मैं यहाँ से जल्द बाहर निकलूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन के यहाँ 18 घंटे पूरे हो चुके थे और अब पुलिस सिस्टम भी लग चुकी थी और मूव करने के लिए तैयार थी। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था, वह केव में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान कहता है, हाउ आर यू? जॉन, इट सक्स। आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव। आई एम अपसाइड डाउन, माई लेग्स आर किलिंग। रियान देखते हैं कि बॉडी ओपनिंग के सबसे नैरो साइड में फंसी है, तो वो सबसे पहले उसे ठीक करते हैं और फिर वो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचते हैं। लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जब भी खींचता तो जॉन उसे रुकने को कहता क्योंकि इसके नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी। और फिर वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर वह दोबारा कोशिश करते हैं और अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम अब काम कर रहा है। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ गया था कि वो अब रियान को देख सकता था, उससे आई कांटेक्ट कर सकता था और फिर रियान जॉन को पीने के लिए एनर्जी ड्रिंक देता है। इसी तरह अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। ये चीजें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफी एफर्ट भी लग रहे थे। हालांकि थोड़ी सफलता तो मिल रही थी, लेकिन अब भी उसे निकालना काफी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर के सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में उसे अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। तो रियान फाइनली डिसाइड करता है कि वह इसके पैर को तोड़ देगा और यही बीच यहाँ पर एक ऐसी अनइमेजिनेबल चीज होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी सिस्टम फेल हो चुकी थी। एक बोल्ट जो जॉन के ऊपर ड्रिल किया गया था दीवार में, वो दीवार से निकल जाता है और वह सीधा रियान के सर पर जाकर लगता है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस स्लीप होकर इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और अब जॉन का कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा था। ये मूवमेंट जॉन की फाइनल किस्मत थी। अब शायद वह कभी बाहर नहीं आ सकता था और रियान जब होश में आता है तो उसके सर से खून बह रहा था। वो पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ। खैर, रियान को वहां से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जगह जॉन को निकालने के लिए उसके फादर डेव केव में जाते हैं और उस टूटे हुए पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 1 और घंटे लग जाते हैं। डेव रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेव वहां जितनी देर भी रहते हैं उसमें जॉन का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता है। ये पूरा ऑपरेशन जॉन के बिना हेल्प के नहीं हो सकती था। ये पॉसिबल नहीं था कि एक 90 किलो का इंसान केव से बाहर निकल सके बिना उसकी मदद के। और जब डेव जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वह खुद भी 15 मिनट तक वहां अटक गए थे और आखिर में वो भी वहां परेशान हो जाते हैं और थक हार कर वहां से बाहर आ जाते हैं। अब ब्रैंडन कोल्स एक नए रेस्क्यूअर के तौर पर उसकी जगह ले लेते हैं और फिर वहां एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिससे उसकी फैमिली उससे बात कर सके। ब्रैंडन जो देख पा रहा था वह इमली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा था और पता नहीं वह ये बातें सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन के सांस लेने की आवाज आ रही थी,
लेकिन अब वह भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम एक एरिया में ग्रुप बनाकर डिसाइड करते हैं कि शायद जॉन मर चुका है और इसलिए पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल भेजेंगे जिससे कंफर्म हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर की रात 11:56 में ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी जाती है कि जॉन एडवर्ड जोन्स ऑफिशियली मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश करी जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जॉन के अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से यह इम्पॉसिबल था। जॉन अपनी लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में था, जबकि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वह सिर्फ ऐसी हालत में 10 घंटे तक ही जी पाएंगे। यह वाकई काबिले तारीफ है। जो भी रेस्क्यूअर अंदर जॉन तक गए वो सच में एक हीरो थे। वो जानबूझकर ऐसे जगहों पर मदद करने गए जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था वो कितना रिस्की है। उसी में एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताते हैं कि ये उसके 29 साल की रेस्क्यू करियर की टफेस्ट रेस्क्यू थी और वो इस रेस्क्यू में हार गए अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए। लेकिन बातचीत के बाद डिसाइड किया जाती है कि यह करना रेस्क्यू टीम के लिए काफी डेंजरस होगा, और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वही दफन रहेगी और एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा, और एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पट्टी केव को ही हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। और इसी तरह के एक केव में कॉलेज के 10 दोस्त घूमने जाते हैं और केव के अंदर जाने के बाद उस केव में पानी भर जाता है।